चलिए शुरू करते हैं आज से संविधान की प्रस्तावना। तो हम्म चलिए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो समझते हैं सबसे पहले प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना संविधान की भूमिका है जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप तथा संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। तो प्रस्तावना क्या है? एक भूमिका है संविधान की। देखिए, जब आप कोई पुस्तक देखते हैं ना, तो पुस्तक के शुरू में आपको एक भूमिका देखने को मिलेगी। उस भूमिका में उस पुस्तक का उद्देश्य क्या है ये लिखा हुआ होगा, किस पर्पज से लिखी गई, और पुस्तक का कंटेंट क्या है इस चीज का कुछ उल्लेख हुआ होगा। इसी प्रकार से संविधान एक पुस्तक की तरह है जिसमें प्रस्तावना उसकी भूमिका है, और उसी प्रकार से उसके आदर्श, उद्देश्य, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख हुआ होगा। ठीक है। चूंकि प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता है, यानी कि दुनिया में अगर लिखित संविधान है किसी देश का, तो उस संविधान में प्रस्तावना पाई जाएगी। और चूंकि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है, इसीलिए दुनिया की पहली प्रस्तावना जो हमें प्राप्त होती है अमेरिका के संविधान से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए आप देख लें, ब्रिटेन है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, था लिखा हुआ संविधान नहीं है। तो चूंकि प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान में आपको प्रस्तावना देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को उठाकर देखते हैं, तो प्रस्तावना में आपको जो भूमिका है उसमें उस प्रस्तावना नहीं लिखा हुआ है। प्रस्तावना की जगह उद्देशिका शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि अंग्रेजी में आपको प्रियम्बल वर्ड ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, प्रियम्बल मिलेगा। इससे ऐसा लगता है कि हिंदी में तो प्रस्तावना होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है उद्देशिका। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, हुआ क्या, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद प्रस्तावना की जगह रखा गया, अर्थात जहां पर प्रस्तावना लिखी जाती वहां पर उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। चूंकि उद्देश्य प्रस्ताव की जगह प्रस्तावना की जगह थी, इसीलिए वहां पर उद्देशिका शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इंग्लिश में मैं फिर से बता दूं, प्रियम्बल वर्ड का ही इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपको एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिखा देता हूं कैसे। ये देखिए, यहां पर उद्देशिका शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रस्तावना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब एक बार आपको चलिए पढ़ लेते संविधान की प्रस्तावना। उद्देशिका क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए, यहां पर वर्ड यूज हुआ है हिंदी में समता, लेकिन हम इसको समानता लेते हैं। ठीक है। भारत के संविधान के प्रस्ताव में 2 प्रकार की समानता प्राप्त होती है। पहले प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता, यानी कि प्रतिष्ठा के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा और अवसर प्राप्त कराने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हो है समता, और इसका मतलब हम लेते हैं समानता। देखिए, इंग्लिश में समता का मतलब होता है इक्विटी। ठीक है। लेकिन आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो वहां पर वर्ड यूज हुआ है इक्वालिटी, और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है। तो इसलिए समानता इसे माना जाता है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। देखिए, व्यक्ति की गरिमा को पहले रखा गया है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बाद में जगह दी गई है। देखिए, क्योंकि व्यक्ति की अगर गरिमा नहीं होगी, व्यक्ति गरिमा में जीवन नहीं जिएगा, तो वो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति एकाग्र नहीं होगा, निष्ठावान नहीं होगा, और
अखंडता जो वर्ड यूज हुआ है, उस वो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। जब तक व्यक्ति गरिमा में जीवन नहीं जीता, वो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नहीं होता, और राष्ट्र अखंड बने ऐसी संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए सबसे पहले जो शब्द यूज किया गया है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति का मतलब होता है दिन। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, सप्तमी के दिन, शुक्ल सप्तमी, दो पक्ष होते हैं महीने के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। संवत 2006 विक्रमी। देखिए हमने संवत कौन सा इसमें लिखा हुआ है, विक्रम संवत लिखा हुआ है, बल्कि भारत का जो राष्ट्रीय संवत है कौन सा है, शक संवत है। भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वो कौन सा, शक संवत है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा संविधान की प्रस्तावना से लेके कुछ फैक्ट हैं उसे देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। थोड़े लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव आ जाता है एग्जाम में कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। प्रस्तावना की संकल्पना किस देश से ली गई, ये आ जाता है एग्जाम में कई बार। तो प्रस्तावना की संकल्पना ली गई यूएसए से, अमेरिका से ली गई। देखिए संकल्पना अमेरिका से ली गई है, भाषा तथा विषय वस्तु ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों में अंतर है। संकल्पना तथा भाषा, उसकी लैंग्वेज और उसका कंटेंट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब हम प्रस्तावना की मुख्य मुख्य बातों को देख लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या प्रमुख बातें देखने को मिलती हैं। अभी हमने प्रस्तावना ही पढ़ ली, देखिए ये उद्देशिका है, इसी को प्रस्तावना कहते हैं। अब इसमें क्या मुख्य मुख्य बातें हैं इसको देख लेते हैं, उनको विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो प्रस्तावना में आपको तीन प्रमुख बातें देखने को मिलती हैं। पहली, प्रस्तावना में शासन की शक्ति या सत्ता का स्रोत देखने को मिलेगा। कौन सी बात समझने को मिलेगी, शासन की शक्ति और सत्ता का स्रोत कौन है, सत्ता का स्वरूप कैसा है, यानी कि शासन का स्वरूप कैसा है ये देखने को मिलेगा, और सत्ता का उद्देश्य क्या है ये जानने को मिलेगा। तो शासन की शक्ति का स्रोत या सत्ता का स्रोत कौन है, जनता है। प्रस्तावना से आपको पता चलता है कि भारत में, भारतीय संविधान में सत्ता का स्रोत कौन है, जनता है। सत्ता का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सत्ता का स्वरूप है। सत्ता का उद्देश्य क्या है, न्याय प्राप्त कराना, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता तथा बंधुता, ये सत्ता का उद्देश्य है। तो अब इनको एक एक को समझते हैं, और इस सब को समझने में दो तीन लेक्चर में ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, मतलब ये पूरे टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। तो 2-3 वीडियो लग जाएंगे। एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में भी थोड़ा सा बोरिंग फील होगी, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे छोटे छोटे पार्ट में 2-3 वीडियोज़ में पूरी फिनिश कर दूं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। शासन की शक्ति या सत्ता के स्रोत से पहले पॉइंट से लेते हैं, ठीक है। चूंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि सत्ता का स्रोत जनता है, तो ये मान लिया गया कि भारतीय संविधान लोक प्रभुता को मान्यता देता है। लोक प्रभुता का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है जनता, और प्रभुता का मतलब होता है मालिक है। लोक प्रभु, जनता मालिक है, जनता ही ईश्वर है, ठीक है ना। तो लोक, ये मान लिया कि भारतीय संविधान लोक प्रभुता को मान्यता देता है। और जो लोक प्रभुता कॉन्सेप्ट आया है, लोक प्रभुता कॉन्सेप्ट आया है, सॉरी थोड़ा सा इसको देख यार, जो लोक प्रभुता कॉन्सेप्ट है ये फ्रांस के एक विचारक थे रूसो।
फ्रांस के विचारक रूसो थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी फ्रेंच लैंग्वेज में, और उसमें एक लाइन लिखी थी, वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। वॉक्स का मतलब होता है वॉइस, पॉपुलर का मतलब होता है पीपल, अगेन वॉक्स का मतलब वॉइस, एंड गॉड इज गॉड। इसका मतलब है कि वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। तो कॉन्सेप्ट किसने दिया लोक प्रभुता का? रूसो ने दिया। और कहाँ से हमें मिला ये? उनकी वो एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में इसे आप सामाजिक समझौता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना से पता चला कि सत्ता का स्रोत जनता है। लेकिन ये बात हम मान कैसे लें कि भारत में संविधान सत्ता का स्रोत जनता है? तो चलिए इस बात की पुष्टि करते हैं, कैसे पता ये सिद्ध हो जाती है ये बात कि भारत में सत्ता का स्रोत जनता है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी लोक प्रभुता शब्द का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में लोक प्रभुता का विचार मौजूद है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग जैसी शब्दावली से, और प्रस्तावना का अंत होता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित जैसे शब्दों से। अंगीकृत का मतलब होता है, इंग्लिश में इसका मतलब, इंग्लिश में अंगीकृत को अडॉप्ट बोलते हैं, अधिनियमित को इनैक्ट बोलते हैं, और आत्मर्पित को इंग्लिश में बोलते हैं गिव टू आवरसेल्व्स। तो अंगीकृत का करने का मतलब होता है, अंगीकृत का मतलब होता है किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, अपना लेना। अधिनियमित करने का मतलब होता है लागू करना, किसी चीज को लागू करना। गिव टू आवरसेल्व्स का मतलब होता है अपने आप को समर्पित करना। अपने आप को मतलब हम भारत के लोग, मतलब पूरे भारत के लोग कहना कि हम सभी लोग मिलकर अपने आप को ये संविधान समर्पित करते हैं, स्वीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, और अपने आप को ये संविधान समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। तो अंगीकृत करने वाले कौन से लोग हैं? हम भारत के लोग। अधिनियमित करने वाले कौन से लोग हैं? हम भारत के लोग। और आत्मर्पित करने वाले कौन से लोग हैं? हम भारत के लोग। मतलब जो भी कर रहे हैं हम भारत के लोग ही कर रहे हैं। इससे बात सिद्ध हो जाती है कि भारत के संविधान में सत्ता का स्रोत जनता है। ये बात यहां से इतनी स्पष्ट हो जाती है। अब जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उठाकर देखते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको पहला, यहां से देखते हैं, ठीक है ना, कहां से देखते हैं, कौन सा, अब हमने भारतीय संविधान में लोक प्रभुता को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक विद्वान हुए, उनका नाम है केसी वियर। वो ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्म हुआ, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या करते थे, पढ़ाते थे। उनका एक काम था कि वो दुनिया के संविधान को पढ़ते थे और उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के आधार पर उस पर टिप्पणी करते थे कि इसमें क्या क्या अच्छी पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, और क्या बातें सही हैं, क्या बातें गलत है, जैसी चीज़ों को करते थे। इसी क्रम में उन्होंने भारत का संविधान जब बना तो भारत के संविधान को पढ़ा, और जब भारत के संविधान को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में जो लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट है वो एक भ्रम है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता नहीं है, ये एक भ्रम है, ये मिथ है, झूठ बोल रहे हैं लोग। तो विद्वानों ने, भारतीय विद्वान ने कहा कि भाई आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता नहीं है? तो उन्होंने कहा देखिए भाई, भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ था ना, वो भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और संविधान सभा का निर्वाचन जो हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। अर्थात जनता के, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। यानी कि किसने किया था? संविधान सभा के जो गठन किया गया था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा उन सदस्यों को चुना गया था। और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुनने के लिए दो योग्यताएं निर्धारित की गई थी। पहला, व्यक्ति के पास एक निश्चित संपत्ति होनी चाहिए, पहला मानदंड था, और दूसरा वो शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा का मानदंड दिया गया। यानी कि केसी वियर कहते हैं कि जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे उनको भी जनता ने नहीं चुना था, उनको चुना था भारत के धनी और शिक्षित लोगों ने।
क्योंकि भारत के धनी और शिक्षित लोगों ने प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुना, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना और संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा ने बनाया संविधान का निर्माण। तो आप ये बात ये क्यों नहीं कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने नहीं, भारत के धनी और शिक्षित लोगों ने किया, और इनकी संख्या कुल संख्या का लगभग 25%, 15% था। मतलब आप ये बोलिए ना कि भारत के 15% जो शिक्षित और धनी लोग थे, उन लोगों ने भारत के संविधान को बनाया है, भारत की जनता ने नहीं बनाया। ये तो एक भ्रम है, ये झूठ है। तो भारत के लोगों ने इनका बहुत अच्छे से उत्तर दिया, बोला नहीं आप आंकड़े तो ठीक दे रहे हैं, तथ्य तो सही दे रहे हैं, लेकिन सही बात नहीं बता रहे हैं। तो भारत के लोगों ने, भारत के विद्वानों ने इनका उत्तर अच्छे से दिया। भारत के विद्वान कहते हैं कि पहली बार भारत में आम चुनाव हुए 1952 में। कब हुए, चलिए इस स्लाइड में देखते हैं। भारत के विद्वान कहते हैं कि पहले आम चुनाव हुए सन 1952 में, और ये आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति वयस्क हो जाए, यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त, भारत में वयस्कता का मानदंड 18 वर्ष की आयु प्राप्त होना है। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे वयस्क माना जाता है। और सार्वभौमिक का मतलब, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का फिर मतलब हो जाता है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी वयस्क, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, वह चुनाव में मतदान करने का अधिकारी है। इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो भारत के विद्वान कहते हैं कि 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए थे ना, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। और संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने, यानी कि जो सदस्य संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा में थे, कुछ अपवादों का अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश सदस्यों ने, संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया और वे भारी बहुमत से विजयी होकर आए। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो उनमें से अधिकांश सदस्य भारी बहुमत से विजयी प्राप्त होकर आए। इससे यह बात सिद्ध हो जाता है कि उनकी जो लोकप्रियता थी जनता में बनी हुई थी। अगर संविधान सभा के में उनका जो निर्वाचन हुआ था, वो निर्वाचित हुए सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भी होता तब भी वो विजय प्राप्त करते, क्योंकि उनकी लोकप्रियता जनता में बनी हुई थी। और संविधान जो जब पहले आम चुनाव हुए, उस आम चुनाव में वो विजय प्राप्त करके आए। दूसरा तर्क देते हैं भारत के विद्वान कि भारत ने लोकतंत्र को अपनाया है, डेमोक्रेसी को अपनाया है, और डेमोक्रेसी बिना जनता के संभव नहीं, बिना लोक प्रभुता के संभव ही नहीं। इसीलिए भारत के विद्वान कहते हैं कि वियर का जो मत है ना, तथ्यों और तर्कों की गलत व्याख्या पर आधारित है। यानी कि वियर तथ्य तो सही दे रहे हैं, तर्क सही दे रहे हैं, लेकिन उसकी व्याख्या गलत दे रहे हैं। और इस आधार पर वो कहते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता मौजूद है। इस प्रकार से वो भारत के संविधान की लोक प्रभुता का पुष्टि करते हैं। अब दूसरा लेते हैं बिंदु। अभी तक हमने भारत में संविधान की सत्ता का शासन लिया, इसमें एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आते हैं, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, बड़ा अच्छा वर्ड है, ये लिखा हुआ अधिनियमित। इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं, राउंड सर्कल देता हूं, ये लिखा हुआ है अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब क्या होता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले अच्छे से समझाया। अधिनियमित करने का मतलब होता है इनेक्ट करना, लागू करना, मतलब लागू कर रहे हैं। और कब लागू कर रहे हैं ये भी लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को लागू कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में आपको ये दो चीज देखने को मिलती है। हम संविधान को लागू कर रहे हैं, कह रहे हैं, और कब लागू कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को हम लागू कर रहे हैं, ऐसा संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को।
तो क्या बात सही है? मतलब हम लोगों से झूठा बोला जा रहा है या हम लोग झूठा पढ़ते चले आए? क्योंकि प्रस्तावना में तो लिखा हो 26 नवंबर 1949, और हम बोलते हैं कि भारत का संविधान लागू हुआ है कब? 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए इस पे क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या तर्क है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हुआ क्या था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। जब आप 26 नवंबर आए को पढ़ेंगे, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन कुछ प्रमुख प्रावधानों को भी लागू कर दिया गया था। जैसे नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारत आजाद हुआ और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो उनको नागरिकों के तौर पर चिन्हित करने के लिए प्रावधान सुनिश्चित करना जरूरी था। इसलिए नागरिकता संबंधी प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। भारत में चुनाव के लिए चुनाव संबंधी प्रावधानों को भी लागू कर दिया गया था। अंतरिम संसद जैसे संबंधी प्रावधानों को भी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, तथा संक्रमणकालीन प्रावधानों को भी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। अब अंतरिम संसद क्या है, देखिए ये समझते हैं। अंतरिम का मतलब हुआ करता है, अंतरिम संसद आपको जैसे कानून में आप देखेंगे, जब जाएंगे तो एक जब भरण पोषण का आप कोई वाद पत्र लाते हैं, भरण पोषण का दावा करते हैं फैमिली कोर्ट में, तो उसमें वादी पक्ष क्या किया करता है, सबसे पहले अंतरिम भरण पोषण डाल देता है। तो उसका मतलब ये होता है कि साहब जब तक भरण पोषण के लिए पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक कोई पूरा फैसला नहीं आ जाता है, तब तक हमें अंतरिम भरण पोषण दीजिए। मतलब उस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें खाने पीने, जीने, दवा कराने जैसी मूलभूत चीज़ों के लिए, ताकि हम जब तक ये मुकदमा चलता है तब तक मुकदमे को लड़ सकें, उसके लिए जी सकें, रह सकें, उसके भरण पोषण की एक धनराशि दे दी जाए, तय कर दी जाए। इसी प्रकार से अंतरिम संसद का मतलब होता है कि जब तक हमारी वास्तविक संसद नहीं बन जाती है, तब तक जो संस्था संसद के रूप में कार्य करती है उसको अंतरिम संसद कहा जाता है। तो भारत में संसद के रूप में कौन काम कर रही थी? संविधान सभा। चूंकि आप देखेंगे पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ये बना, और अंतरिम संसद के द्वारा बना ये। मतलब उस समय संसद का निर्माण नहीं हुआ था, 1952 में पहले आम चुनाव हुए, तब संसद का निर्माण हुआ, तब संसद बनी। उसके पहले तक संविधान सभा काम करता। 1951 में कानून बनाने का काम चल रहा था, तो कौन कर रहा था? संविधान सभा। तो उससे संबंधित प्रावधान थे। संक्रमणकालीन मतलब रियासतों के विलय से संबंधित जो प्रावधान थे, इतने 7 चीजों को उस समय लागू कर दिया था। बाकी जो बचे हुए प्रावधान थे 26 जनवरी 1950 को लागू किए। अब 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे कहानी है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1929 में, और कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में हुआ था, इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया पूरी तरीके से। क्योंकि नवंबर के बाद ज़्यादा अंतर भी नहीं था, जनवरी और नवंबर में 2 महीने का अंतर था, इसीलिए भारत के विद्वानों ने क्या किया, भारत संविधान सभा के लोगों ने वेट कर लिया, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अब प्रस्तावना के कुछ अन्य बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्या क्या बिंदु थे देख लेते हैं। हमने 3 चीज़ें प्रस्तावना की मुख्य बातों में रखा था। पहली बात क्या रखे थे हम लोगों ने? सत्ता का स्रोत, दूसरा सत्ता का स्वरूप, कैसा स्वरूप है। तो अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट लेके शुरू करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है, इसको देख लेते हैं। कहाँ गया?
अब बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में की पूर्ण स्वतंत्रता रखता है। बाह्य मामलों में आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता रखता है, उस देश को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, यानी कि संप्रभु राष्ट्र। और संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। अगर कोई राज्य संप्रभु नहीं है तो उसे राज्य नहीं माना जाएगा, यानी कि उसे देश के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि उसके जो आंतरिक और बाह्य निर्णय किसी दूसरे देश के द्वारा प्रभावित होते हैं, दबाव या प्रभाव के द्वारा लिए जाते हैं, उसे संप्रभुता नहीं है उस राष्ट्र में। यानी कि वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, तो ये माना जाता है कि वह देश देश नहीं है, उसे देश की कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता है, उसे राज्य की कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता। इसलिए संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। आंतरिक मामलों का मतलब होता है आपके राजनैतिक राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक मामले। यानी कि जब आप राजनीतिक मामलों में नीति निर्माण करते हैं, चुनाव संबंधी जो नियम बना रहे हैं, कुछ भी से राजनीतिक चीज़ों को बना कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उस पर किसी अन्य देश का दबाव या प्रभाव ना हो, या किसी अन्य देश के दबाव या प्रभाव से वो चीज़ें अल्टर्ड ना की गई हों, मिली ना हो, उन चीज़ों को किसी न किसी प्रकार से अन्य राष्ट्र के द्वारा समाहित न किया गया हो। अर्थात जब ऐसी नीति का निर्माण किया गया है तो व्यक्ति स्वतंत्रता से पूरा किया गया। जब आप कोई आर्थिक निर्णय लेते हैं, आर्थिक नीतियों का निर्माण करते हैं, जैसे टैक्सेशन वगैरह, कुछ राष्ट्र के लोगों पर कितना टैक्स लिया जाए, कितना छूट दिया जाए, जैसे कुछ नियम बनाते हैं, तो वह नियम पूरी तरह से आप स्वतंत्र होकर बना रहे हैं, किसी भी देश के द्वारा दबाव में प्रभाव में आकर नहीं बना रहे हैं। ऐसे ही सामाजिक निर्णय जो लेते हैं, सामाजिक नीति निर्माण संबंधी नियम कार्यों को करते हैं, वो कार्य आपके स्वतंत्र निर्णय के आधार पर होने चाहिए। ये सब आपका आंतरिक मामलों में आता है। बाह्य मामले का मतलब होता है आपकी विदेश नीति। देखिए हुआ क्या था, 1971 में भारत का पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, और अमेरिका क्या आया था, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से अपना 7 लेवल का बेड़ा भेज दिया था, और भारत की तरफ से रसिया ने क्या किया था, रूस ने 11 लेवल का बेड़ा भेज दिया था। और इससे क्या हुआ था, अमेरिका को लगा कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट महसूस हुई, लगा कि तीसरा युद्ध हो जाएगा। तो रसिया ने कहा भैया पाकिस्तान और भारत का मामला है, आप वापस लौट जाओ, मैं भी वापस लौट जाता, इन लोगों को आपस में निपट लेने दो। इससे अमेरिका वापस चला गया और रसिया भी वापस चला गया। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ आपके विदेश मामलों में अमेरिका जबरदस्ती प्रभावित कर रहा था। अमेरिका आपके विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, और भारत ने उस विदेश नीति को प्रभावित नहीं होने दिया, स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया। इससे क्या पता चलता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अगर भारत प्रभावित हो जाता, उसके अनुसार अपनी नीतियां, उसके कहे अनुसार अपनी नीतियों को बनाता, तो ये मान लिया जाता है कि भारत एक संप्रभु नहीं है, और इसीलिए भारत को एक राष्ट्र की कैटेगरी से भी बाहर रखा जा सकता था। तो संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। वर्तमान दौर में विद्वान आक्षेप लगाते हैं कि भारत में संप्रभुता का जो तत्व है वो खत्म हो गया है, कि भूमंडलीकरण के दौर में संप्रभुता का तत्व, कुछ तर्क देते हैं विद्वान। तर्क क्या देते हैं कि वह भूमंडलीकरण के दौर में दुनिया के देशों के बीच आपसी संबंध बढ़े, मतलब संपर्क बढ़ा है। संपर्क बढ़ने से लोगों के बीच निकटता आई है, और अधिक निकटता के कारण लोगों में क्या हुआ, कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे, और उन वैश्विक मुद्दों पे कोई भी देश स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका पर्यावरण का मुद्दा, मानवाधिकार का मुद्दा,
आतंकवाद का मुद्दा और परमाणु अस्त्रों संबंधी मुद्दा। परमाणु अस्त्रों से संबंधित मुद्दा। तो इन मुद्दों पर आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता कोई राष्ट्र। क्यों? क्योंकि किसी एक देश का पर्यावरण अगर आप सोचें नष्ट कर दें तो पूरे पृथ्वी के पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसीलिए आप पर्यावरण के मुद्दे पर लेके बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, वैश्विक सम्मेलन होते हैं, और पूरे विश्व के लोगों को उस पर्यावरण संबंधी जागरूकता जैसे अभियान चलाना, उन लोगों पर्यावरण संबंधी कानून नियम बनाना और उनके पालन करने के लिए बाध्यता निर्धारित करना। इससे सिद्ध होता है कि दुनिया का कोई भी देश कुछ मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय के लिए सक्षम नहीं। मानवाधिकार संबंधी मुद्दा। आप मानवाधिकार किसी का उल्लंघन नहीं कर सकते। इससे अन्य देशों में, अन्य राष्ट्रों में कुछ ऐसे मैसेज जाएंगे जिससे मानव के अधिकारों का हनन शुरू हो जाएगा। लोग मानव के अधिकारों को मान्यता देना बंद कर देंगे। इसलिए मानव अधिकार एक वैश्विक मुद्दा बनकर उभरा है जिस पर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। आतंकवाद। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आतंकवाद अपने देश में पाल रहा हूँ, इससे आपको क्या लेना देना। नहीं, आप आतंकवाद पालेंगे, लेकिन क्या गारंटी कि आपका पाला हुआ आतंकवाद किसी दूसरे देश में जाके बम नहीं फोड़ेगा, किसी दूसरे देश में जाके आतंक नहीं फैलाएगा। क्योंकि यह मुद्दा वैश्विक मुद्दा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असुरक्षित सीमाएं हैं और किसी एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो गया है, जिसके कारण आतंकवाद एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकता है। इसलिए आतंकवाद संबंधी मुद्दों पर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले जा सकता। परमाणु अस्त्रों से संबंधी मुद्दा, अर्थात आप परमाणु हथियारों की बात जब करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने परमाणु हथियार बना सकता हूँ या मैं अपने परमाणु हथियारों को संचालित करने, बनाने या कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हूँ। नहीं, परमाणु हथियार आपने बनाए, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आपके परमाणु हथियार दूसरे देश में जाकर नहीं फूटेंगे, दूसरे देश की जनता को हानि नहीं पहुंचाएंगे, पर्यावरण जन धन भौतिक किसी भी चीज को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए इन मुद्दों पर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं। इस आधार पर विद्वानों ने कहा कि जब इन मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में कोई देश सक्षम नहीं है, भारत सक्षम नहीं है, दुनिया का कोई भी देश सक्षम नहीं, तो कैसे संप्रभुता आ गई? तब तो संप्रभु हुआ नहीं। इस संप्रभुता पर ये तो आक्षेप लगा दिया गया इस आधार पर। और दूसरा तर्क यह दिया गया कि दुनिया के आज दुनिया भर के देश, दुनिया के ज्यादातर देश अगर देखें तो कुछ वैश्विक संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है आपका, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में जैसी संस्थाओं का महत्व बढ़ रहा है। और ये संस्थाएं अपने सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक नीतियों को काफी हद तक प्रभावित और नियंत्रित भी करती हैं। अर्थात प्रभावित और नियंत्रित करने का मतलब ये हो जाता है कि स्वतंत्र रूप से, पूर्ण रूप से निर्णय नहीं ले पा रहा है। इस आधार पर भी विद्वान कहते हैं कि वर्तमान दौर में भारत की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अप्रासंगिक होता जा रहा है। तो भारत के विद्वानों ने फिर कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ मुद्दों को छोड़ दिया जाए, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश मुद्दों पर भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सामर्थ्यवान है, निर्णय लेने की शक्ति रखता है। और जहां तक बात है वर्ल्ड बैंक, ये वैश्विक संस्थाओं की, IMF और इनकी बात है, तो भारत ने इनकी सदस्यता स्वेच्छा से ग्रहण की है और स्वेच्छा से त्याग सकता है। भारत पर इनकी सदस्यता बाध्यकारी नहीं है और ना ही थोपी गई है। इसलिए भारत ने स्वेच्छा से लिया, स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। इसलिए भारत पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र है और भारत में संप्रभुता अभी भी प्रासंगिक है, संप्रभुता का तत्व अभी भी प्रासंगिक है, वह अप्रासंगिक नहीं हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए पॉइंट्स अगली वीडियो में देखेंगे। तकरीबन 2-3 वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।